नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसा टॉपिक जो इंडिया में भी काम आता है और राजस्थान में भी काम आता है। मुख्य रूप से अपना फोकस रहेगा आज राजस्थान जीके से संबंधित। और जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, कि भारत की जनगणना से संबंधित हम चर्चा करेंगे। और भारत की जनगणना पढ़ेंगे तभी राजस्थान की जनगणना समझ में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन मुख्य रूप से जो आज आंकड़े लिखेंगे हम, वो राजस्थान की जनसंख्या के लिखेंगे। राजस्थान की जनसंख्या। लेकिन राजस्थान की जनसंख्या आप हेडिंग डाल सकते हो चाहो तो। आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वो क्या रहेगा अपना? राजस्थान की जनसंख्या या फिर जनगणना 2011। क्योंकि अभी आप कह रहे होंगे सर अभी तो 2025 चल रहा है, आप 2011 की जनगणना पढ़ा रहे हो, बहुत पीछे लेके जा रहे हो आप। देखो, हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। 2011 वाले जो आंकड़े आए थे वो लगभग 2013 तक आंकड़े कंप्लीट हो चुके थे। और अभी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो जनगणना कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है, तो उसके आंकड़े कहाँ से आएंगे फिर? तो पुरानी जो जनगणना है अपने लिए लेटेस्ट कौन सी है फिर? 2011 वाली, ये ध्यान रखना। तो 2011 की जनगणना को पढ़ेंगे हम। जनगणना 2011। अब जनगणना 2011 में देखो कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक तो सामान्य जानकारी लेते हैं हम। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़े उसमें हम सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी का मतलब है कि पहली बार जनगणना कब शुरू हुई, किसके काल में हुई, क्या प्रावधान था, कौन से देश में की गई, कौन से राज्य में की गई, राजस्थान में की गई तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे पहले जनगणना प्रारंभ हुई, रियासत काल में हुई तो कौन सी रियासत में सबसे पहले जनगणना प्रारंभ हुई, उन सबको देखते हैं हम। फिर उसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि जनगणना अलग अलग 10 वर्ष में की जाती है। कितने में की जाती है? 10। तो एक दशकीय वृद्धि दर को भी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? दशकीय वृद्धि दर को भी पढ़ना होता है। अभी दशकीय वृद्धि दर गांव में क्या रही, ग्रामीण स्तर पे क्या रहा, शहरी स्तरों में क्या रहा, इसी प्रकार पुरुष वर्ग में कितनी रही, महिला वर्ग में कितनी रही, इन सबको देखते हैं। और जनसंख्या के जब आंकड़े पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यही देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे भाई राजस्थान कौन सा स्थान रखता है जनसंख्या में, उस आंकड़ों को देखेंगे। और फिर उसके बाद में ये देखेंगे भाई पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण स्तर पे कितनी है, शहरी स्तर पे कितनी जनसंख्या है, उन सब आंकड़ों को देखेंगे। फिर इसी के साथ ही हम साक्षरता भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता भी पढ़ेंगे। और साक्षरता वही ग्रामीण स्तर की पढ़ेंगे, शहरी स्तर की पढ़ेंगे। और लिंगानुपात भी इसी में ही पढ़ेंगे हम। लिंगानुपात ही पढ़ेंगे। और जो शिशु लिंगानुपात होता है वो भी इसमें पढ़ेंगे हम। कौन सा? शिशु लिंगानुपात। तो ये चैप्टर वैसे काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। जनगणना के भी हो जाएंगे, साक्षरता से संबंधित जो आंकड़े आते हैं वो भी हो जाएंगे, और लिंगानुपात से संबंधित भी हो जाएंगे। ध्यान रखना। अब देखो भाई, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं इसके। इसमें मुख्य काम स्टूडेंट का है, टीचर का ना के बराबर काम है। मैं केवल आपको आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूँ, ठीक है ना? तो जो भी नोट्स में लिखाता हूँ प्रत्येक आंकड़ों को आपको लिखना है। आप ये मत सोचना कि हमारे एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। और पुराने आंकड़े हो रहे, फिर बता रहा हूँ, नवीनतम आंकड़े कुछ भी नहीं आज तक। अगर आप बता दो मुझे 2021 के आंकड़े आपके पास हो तो, क्योंकि मैंने सब जगह रिसर्च कर लिया यार, 2021 की जनगणना हुई नहीं है अभी तक, तो उसके आंकड़े कैसे आ जाएंगे? अब पहले तो जनगणना होगी और फिर आंकड़े आएंगे, और आंकड़े आने में 2-3 साल लगते हैं लगभग। अभी तो शुरू तो हो, एक बार शुरू ही नहीं हुई अभी तक। तो आपने देखा होगा ना, पहले वो गांव का मास्टर आता है, लिखता है भाई घर में कौन कौन है, पूछता था कि नहीं पूछता था? तो अब वापिस अभी तो पूछना चालू थोड़ी किया उन्होंने, नहीं किया। पहले वो पेपर में लिखते थे, आजकल पेपर में नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट मोबाइल लाएगा और मोबाइल में एंट्री कर देगा। डिजिटल तरीके से होगी, ध्यान रखना जनगणना। अब की बार सारे वर्ग जोड़े गए हैं उसमें, कास्ट वगैरह सब जोड़ेंगे, फिर लास्ट में जाके एनालिसिस निकल जाएगा सबका। पहले गांव गांव में, शहर शहर में होगी, जिले की होगी, फिर पूरे राज्य की हो जाएगी, ऐसे दूसरी जगह हो जाएगी, तो एक दिन पूरा भारत का आंकड़ा निकल के सामने आ जाता है। ठीक है ना? तो जब भी फिर इसमें अपडेट करने की जरूरत पड़े तो आप लोग इसमें अपडेट कर लेना। अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखें कि सर आप इसने आपने जो भारत की जनगणना लिखी उसकी जगह राजस्थान की जनगणना लिखते तो ठीक रहता, या राजस्थान की जनगणना का लोगो निकालते तो ठीक रहता।
तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो भारत की जनगणना है या जनसंख्या जो है, देखो दो शब्दावली है, जनसंख्या और जनगणना। जनसंख्या जो विषय है, एक मिनट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 7वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें विषयों का बंटवारा कर रखा है। किसका? विषयों का बंटवारा कर रखा है। और उसमें 3 टाइप के विषय होते हैं, मुख्य रूप से कितने? 3। एक तो होता है संघ सूची का विषय, और एक होता है राज्य सूची का विषय, और एक होता है समवर्ती सूची का विषय। पॉलिटिकल आते तो आप बोलना लग जाते हो, मुझे पता है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या और एक जनगणना की दो शब्दावली दोनों अलग अलग है। जनसंख्या और जनगणना दोनों शब्दावली अलग अलग है। अब बताओ, जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है? तीन सूची दे रखी मैंने आपको, संघ, राज्य, समवर्ती। और आपको पता है जो तीनों में नहीं आते उसे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। बताओ, समवर्ती में आएगा जनसंख्या? ध्यान रखना, ये जो जनसंख्या शब्द है, जनसंख्या शब्द समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती। लेकिन जनगणना, जनगणना ये संघ सूची का विषय है। यहीं लिख देता हूं, तो आप इस शब्दावली को लिखो। जनगणना, जैसे अभी 2011 की जनगणना करवाई, तो वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी कि राजस्थान सरकार की थी? केंद्र सरकार की रहेगी ना वो तो इसी प्रकार 2021 वाली जो जनगणना होगी वो करवाएगी कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? किसके हाथ में बताओ? केंद्र सरकार के हाथ में। राज्य उसकी मदद करता है केवल केंद्र की। हाँ, पूरे इंडिया लेवल के आते हैं, फिर उसमें से राजस्थान के अलग निकाल लेते हैं हम। लिखो, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना, देखो, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, अर्थात इससे संबंधित सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होंगे। मतलब होगी कि नहीं होगी, 10 साल में कराएंगे, 20 साल में कराएंगे, 30 साल में कराएंगे, डिपेंड किसके ऊपर करेगा? केंद्र सरकार के ऊपर। राज्य कुछ नहीं कर सकता है। जिस जो विषय संघ सूची में विभाजित कर दिए, क्या उसमें राज्य इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। राज्य को अगर कोई विषय सौंप रखा है तो संघ सामान्यतः तो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन इमरजेंसी लग जाती है देश में, तो ऐसी स्थिति में फिर संघ उसमें इंटरफेयर करता है। और आपको पता है समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानून कौन? राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। और दोनों में अगर टकराव हो जाता है तो संघ का मान्य होता है। इतना पता है आपको? लिखिएगा अगला। लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, जनगणना और जनसंख्या, इन दोनों को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भूल जाओगे। जनसंख्या की जगह जनगणना कर दोगे, जनगणना की जगह जनसंख्या कर दोगे। तो जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात अर्थात इससे संबंधित शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों के पास है। किसके पास है? केंद्र और राज्य दोनों के पास है। लेकिन दोनों के द्वारा बनाए गए नियमों में यदि टकराव होता है, यदि टकराव होता है तो केंद्र का मान्य होगा।
हाँ चेतना। संघ सूची में कितने विषय शामिल है? हैं? अच्छा, 100 विषय शामिल है। 100 में से इसका नंबर कौन से नंबर पे है? 67 नंबर पे। तो लिखो जनगणना, जनगणना, एक मिनट, 67 नहीं 69। जनगणना संघ सूची में क्रम संख्या 69 पर है। लिख लिया? लिखो जनगणना कौन कराता है भाई? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार की तरफ से कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय। लिख लिया? लिखो जनगणना केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करवाता है। गृह मंत्रालय करवाता है। और गृह मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो विद्यार्थियों, अमित शाह जब चाहेगा तभी क्या होगी? जनगणना होगी, ध्यान रखना। लिख लिया? लिखो अगला फैक्ट। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है। लिख लिया? और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी निकला, 11 जुलाई को मनाया जाता है। लिखिएगा नोट, विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। लिख लिया? देखो अभी 2025 में जो 11 जुलाई निकली है, 11 जुलाई 2025 को जो जनसंख्या दिवस मनाया गया है, तो उसकी थीम क्या थी? ये एक साल तक काम आएगी थीम आपकी। 2025 में जो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? देखो विषय या थीम। संभावना कम लग रही। लिखो युवाओं, थीम का नाम लिखो, युवाओं को एक निष्पक्ष, थीम का नाम लिखना, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे, अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। सशक्त। देखिएगा जब भी कभी कोई थीम या विषय थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पूछने की संभावना ना के बराबर रहती है। लेकिन देखो एग्जामिनर है, आजकल कहीं से भी पूछ सकता है। हमने पूरी जनगणना पढ़ ली, पूरी जनसंख्या के जितने भी आंकड़े, चाहे राजस्थान के हो, इंडिया को हो, विश्व के सारे आंकड़े पढ़ लिए हमने।
और उसने क्या पूछा गया, उसने एक सवाल पूछा गया कि हाल ही में 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी। और वहाँ 4-5 विकल्प बना देगा और उसमें एक विकल्प ये दे देगा आपको, क्या देगा, युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ये इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट कर लेना। छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम होंगे उनमें यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहेगी। ध्यान, क्योंकि छोटा मोटा माना कोई 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उस बेचारे से कैसे थीम याद होगी, होगी क्या? हाँ, लेकिन जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उनके ऐसा सवाल बन सकता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? जनगणना और जनसंख्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये जो लिखा रहा हूं मैं आपको जनगणना और जनसंख्या के बारे में, केवल सामान्य बातें लिखा रहा हूं। अभी तक आंकड़े निकल के नहीं आए, 2011 की जनगणना तक नहीं पहुंचे हम। उससे पहले भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखना जरूरी होती है। आपसे पूछा जाए जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलता है? जनगणना की बात करते हैं ना, तो जनगणना का उल्लेख सबसे पहले कौन से ग्रंथ या कौन सी पुस्तक में मिलता है, बताओ। है एक पुस्तक है विद्यार्थियों, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? लिखिएगा, जनगणना शब्द का सबसे पहले उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है विद्यार्थियों? अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र को रेखांकित करके लिखो। इसके रचयिता कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य को माना जाता है। आपको पता है अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में शामिल था, ने एक पुस्तक लिखी है, आईने ए अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखी है पुस्तक? अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, तो अबुल फजल के द्वारा जो आईने अकबरी लिखी है उसमें भी जनगणना के बारे में उल्लेख किया गया है, लिखिएगा नोट। लेकिन आपको पता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराना है इससे, लिखिएगा। अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना शब्द का प्रयोग दो जगह मिलता है मुख्य रूप से प्राचीन समय में, एक तो अर्थशास्त्र में और एक किसमें? आईने अकबरी में। और ये दोनों उदाहरण अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो ये तो प्राचीन भारत का उदाहरण है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना हम, उसमें आपको पता है मौर्य काल आता है, आता कि नहीं आता मौर्य काल? तो प्राचीन भारत में पढ़ते हैं उसको, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये जो मुगल काल आता है, ये तो किसमें आता है? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक अच्छा स्रोत है जो हमें जनगणना के बारे में जानकारी देता है, आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखा है। और एक अर्थशास्त्र भी इसके बारे में हमें जानकारी देता है, जिसका रचयिता कौन है? कौटिल्य। ध्यान रखना, दोनों का याद रखना। मुणोत नैन सिंह का नाम सुना है? क्योंकि हम मुख्य रूप से राजस्थान में आना चाह रहे हैं, देखिएगा। मुणोत नैन्सी की पुस्तक मारवाड़ प्रगनारी विगत, मारवाड़
रा प्रज्ञा विगत मारवाड़ प्रगनारी विगत में मारवाड़ रियासत के मारवाड़ रियासत के सभी गांवों की जनसंख्या का विवरण मिलता है। तो मारवाड़ रियासत में स्थित गांवों की जनसंख्या का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? मारवाड़ प्रगनारी विगत। और ये पुस्तक लिखी किसने है? मुणोत नैन सिंह ने लिखी, ध्यान रखना। लिख लिया? इसी कारण इसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए राजस्थान की जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? मारवाड़ प्रगनारी विगत को कहा जाता है विद्यार्थी। देख लिया? अब भारत में एक कानून भी बना रखा है विद्यार्थी जनगणना को लेकर 1948 का। देखिएगा, भारत में जनगणना से संबंधित जनगणना अधिनियम 1948 भी बना हुआ है। जनगणना अधिनियम 1948 भी बना हुआ है। आपसे पूछा है विश्व में सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा किसने की? विश्व में सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा कौन सा देश ने की थी? भारत ने। देखो, विश्व में सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा भारत के द्वारा की गई। देख लिया? और भारत के भीतर कौन से राज्य ने जनसंख्या नीति की घोषणा सबसे पहले की थी? तो आंध्र प्रदेश ने। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला कौन सा नंबर का राज्य बना था? तीसरे नंबर का बना था। चलो लिखो, मैं लिखाता हूं। विश्व में सबसे पहले जनसंख्या नीति कौन से देश के द्वारा जारी की गई? भारत के द्वारा। लिखो, भारत का जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दूसरा एमपी, वहीं राजस्थान तीसरा बना। लिख लिया? लिखो, राजस्थान ने 20 जनवरी 2000 को जनसंख्या नीति घोषित की, वर्ष 2000 में। कब की थी विद्यार्थियों? 20 जनवरी 2000 में। 20 जनवरी 2000 में जनसंख्या नीति घोषणा की थी राजस्थान ने। तो जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बना था? भारत। कब की थी भारत ने घोषणा? बताओ। 1881 में? ना ना ना। लिखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी
2000 को बनी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को बनी। लिखो। विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना देखो, विश्व की प्रथम आधुनिक तरीके की जो जनगणना ना, आधुनिक जनगणना कौन से देश में की गई बताओ? विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना स्वीडन देश ने की थी। किसने की थी? स्वीडन ने 1749 में। स्वीडन ने की थी। और 10 साल में एक बार जनगणना करते हैं ना, तो पहली 10 की जनगणना किसने की? अमेरिका ने। लिखिएगा, विश्व में प्रथम 10 की जनगणना करने वाला देश, विश्व में प्रथम 10 की जनगणना करने वाला देश कौन सा था विद्यार्थियों? अमेरिका था। ध्यान रखना। 1749 में, नहीं सॉरी, 1749 में तो किसने की थी? स्वीडन ने की थी। इसका लिख लो 1790 में। अमेरिका में 10 की जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? मतलब 1790 में इसने शुरू कर दी थी। इंग्लैंड में पहली जनगणना कब हुई? क्योंकि इंग्लैंड वाले करेंगे तभी तो भारत में होगी। इंग्लैंड में पहली जनगणना कब हुई बताओ? 1801 में। देखो, इंग्लैंड में प्रथम जनगणना 1801 में हुई। चलो, ये तो विदेश की बात होगी, भारत में आ जाते हैं। भारत में पहली जनगणना कब होती है? भारत में पहली जनगणना होती है 1872 में। लेकिन वो कैसी होती है? आंशिक कह सकते हैं, आंशिक जनगणना थी। लिखो, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। कब हुई थी? 1872 में हुई, जो कि आंशिक जनगणना थी और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी ये? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और इस समय भारत की जो जनसंख्या बताई गई है वो कितनी बताई थी? 25 करोड़। उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़। जो आपने लिखा नहीं आंशिक, इसकी जगह अस्थायी भी लिख सकते हो आप, है ना? अस्थायी भी जचेगा, कोई 1872 सन याद रखना, कई बार पूछा जाता है। अब देखो, व्यवस्थित रूप से अगर हम देखें तो भारत की पहली जनगणना कब होगी बताओ? 1883 में, वन में होगी भाई, 1881 में। लिखो, व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना 1881 में हुई। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन भारत के उस समय गवर्नर थे, ध्यान रखना। 1881 वाइस राय हो गया उस समय तो। लॉर्ड रिपन वाइस राय के समय हुई थी। लिख लिया?
और इस समय भारत की जो जनगणना थी, सॉरी जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 23 करोड़। कितनी? 23 करोड़। तो पहले ज्यादा थी, 72 में कितनी थी, और 81 में कितनी होगी? घट गई, बड़ी नहीं है। लेकिन वो तो ठीक है, आपके गांव में कितने लोग हैं? 50, 5,000, 10,000 ऐसे थे, मतलब वो आंशिक आंकड़े थे, वो प्रॉपर आंकड़े नहीं थे। प्रॉपर आंकड़े तो कब आए थे? 81 में आए थे, लॉर्ड रिपन के समय। 23 करोड़ जनसंख्या थी उस समय। लिख लिया? अब इस समय जब 1881 में जब जनगणना हुई थी, तो इस समय जो जनगणना आयुक्त होता है वो किसको बनाया गया था? देखो, भारत की प्रथम जनगणना कहलाती है ये वाली, है ना। इस समय जनगणना आयुक्त WW फ्लोडन था। अंग्रेजी होंगे, फ्लोडन। नाम याद रखना इसका, कई बार पूछ लिया जाता है। WW फ्लोडन थे। देखो, वर्तमान में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। कौन है वर्तमान में? मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। देखो, जबकि स्वतंत्र भारत 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले आयुक्त RA गोपाल स्वामी थे। स्वतंत्र भारत का पहला आयुक्त कौन था? RA गोपाल स्वामी। और जब पहली बार इसकी जनगणना हुई तब कौन था? WW फ्लोडन। और वर्तमान में कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ध्यान रखना, ये चेंज हो सकता है, का ध्यान रखना। अब देखो, 1881 से अगर हम देखें तो प्रति वर्ष, नहीं प्रति 10 साल बाद क्या होती है? जनगणना होती है। लिखिएगा, नोट डालो। 1881 की जनगणना के बाद, जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। कितने साल में की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अब हम विद्यार्थियों एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद में जनगणना का वर्ष लिखेंगे। जनगणना वर्ष लिखेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ जो बातें हैं इसके बारे में विवरण के रूप में लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हालांकि मैंने ये आंकड़े आपको लिखा दिए हैं। भारत की पहली जो जनगणना है वो कब होती है? 1872 में। कब होती है? 1872 में। इसे हम भारत की प्रथम जनगणना कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? भाई आंशिक और पूर्ण वो तो बता ही नहीं रहा ना, वो तो कह रहा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई विद्यार्थियों। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो इसके बारे में लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में व्यवस्थित रूप से जो हुई वो वैसे भारत की दूसरी थी। जनगणना तो थी ना भारत की, कौन सी थी? दूसरी थी, ध्यान रखना। अब ये क्रम थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा, व्यवस्थित और आंशिक और अपूर्ण, ये वाला है ना जो। दूसरी लिखो आप 1881 में। इस टेबल को बना ही लो आप, आलस मत करो। 1881 में। और इसके बारे में लिखना, ये व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना थी।
और वैसे ऑल ओवर भारत की देखें तो दूसरी थी ये, भारत की दूसरी जनगणना। और कौन थे इस समय भारत के वायसराय? लॉर्ड रिपन। ये जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, लॉर्ड रिपन। फिर अगली कब होगी विद्यार्थियों? ये 1900 लिख दूं ना, गलती से देख लेना, 1891। इसमें कुछ भी नहीं लिखना आपको। फिर कब होगी? 1901 में होगी, इसमें भी कुछ नहीं लिखना, तो लाइन खींच दो। फिर 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है वर्ष बताओ? 1911 आ गया। 1911 में कुछ नहीं लिखना। फिर अगला 1921 तक। तो विद्यार्थियों 81 से डायरेक्ट 21 तक लिया है मैं आपको, 1881 से 1921 तक लिया है। अब इसमें लिखाऊंगा। कुछ लिखा ही नहीं तुम लोगों ने, ये तो बातें लिखा दी तो मैंने तुम्हारे को। लाइन, चलो चलो कोई बात नहीं, लिख लो जल्दी, उतारो इसको। मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक उतार लो आप। देखो मैंने पहले कहा था इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इसमें मुख्य रूप से योगदान किसका रहेगा? विद्यार्थियों का रहेगा। शिक्षक का ना के बराबर इसमें योगदान है, केवल मैं आपको आंकड़े उपलब्ध करवा दूंगा। और मैं चाहता था इस टेबलों को इसमें डायरेक्ट वो भी बना लाता, लेकिन उसमें फिर मैं फ्री रह बैठा रहता, कोई काम ही नहीं था फिर मेरे पास। तो फास्ट लिखो, लिख लिया सबने? हाँ? इसके पीछे कुछ नहीं है। यहाँ तक लिख लिया ना आपने, 1901 तक आगे ना आप, 4 तक आगे, 5 हुआ, ये वापस मैंने यहाँ से चालू कर दिया। लिख लिया? अब देखिए, अगर हम 1921 की जनसंख्या के जब आंकड़े आएंगे, कब? 1921 की जनसंख्या के जब जनगणना के जब आंकड़े आएंगे, तो उसमें अगर हम 10 की वृद्धि दर देखें, तो 10 की वृद्धि दर कहलाती है 2011, सॉरी 1911 से 1921 के बीच का जो 10 साल का गैप है, ये तो जो 10 की ये सबसे कम जनसंख्या दर्ज हुई थी उस समय। मतलब इसमें जनसंख्या वृद्धि कम हुई है, बढ़ी नहीं है, बल्कि क्या हुई है? कम हुई है, ध्यान रखना। लिखिएगा 1911 से, भाई इसमें लिखना आपको 6ठे नंबर पे, और इसमें ऐसा लिखना है 1911 से 1921 का दशक भारत और राजस्थान में जनसंख्या में सबसे कम सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दशक था, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दशक था। तो जनसंख्या में दशकीय कमी जो आई, वो कौन से वाले ईयर में आई थी? 1911 से 1921 के बीच में। लिख लिया?
लिखो, इस अवधि को 11 से 21 की, देखो भारत में 1911 से 1921 के दशक को महाविभाजक दशक, नहीं विद्यार्थी गड़बड़ हो जाएगा, इस आंकड़े को तो काटना पड़ेगा, गलत आंकड़े लिखने की बजाय उसको काट लो। 1921 का जो वर्ष है ना, दशक नहीं लिखना पड़ेगा, वर्ष ही लिखना है। 1900 ऐसे लिखो, 11 काट लो, 1921 वर्ष को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए महाविभाजक वर्ष कौन से वर्ष को कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। लिखो, इस दशक में, कौन से दशक में? 1911 से 1921 तक, इस दशक में 6.29 6.29% जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई थी। कितनी कमी देखी गई इसमें? 6.29%, ध्यान रखना। लिख लिया? अब इसके बाद में 7वें नंबर की जो जनगणना होगी वो कब होगी? 1931 लिख लो, 1931। पहली बार जाति के आधार पर जनगणना हुई थी इस समय। लिखो, इस समय पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो पहली बार जाति पे आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ध्यान रखना। फिर 8वें नंबर पर कौन सी आ जाएगी? 41 वाली जनगणना आ जाएगी, ध्यान रखना, 1941। एक मिनट, एक मैसेज कर। लिख लिया? फिर इसके बाद में अगली बताओ, 9वें नंबर की जनगणना कौन सी आएगी? 1951। अब इस समय हम स्वतंत्र नहीं हुए अभी तक, लेकिन इस समय तक हम क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं, हो चुके ना? तो बताओ 9वें नंबर की जो जनगणना है वो कब हो रही है? 1951 हो रही। तो इसके बारे में लिखेंगे भाई, लिखो, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी। आपसे पूछा जाए भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872। व्यवस्थित जनगणना कब हुई? 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? और ऑल ओवर को देखेंगे तो कौन सा नंबर आ रहा है इसका? 9वां नंबर आ रहा है, लिखिएगा। ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। वहीं भारत की 9वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। और मैं जिससे पूछूंगा वही सवाल का आंसर करेगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन सी भाई? 1951 वाली, स्वतंत्र भारत की। हाँ सिमरन, गणतंत्र भारत की कौन सी थी? कौन सी थी, कौन से नंबर की थी? गणतंत्र भारत की। और स्वतंत्र भारत की? और भारत की? हाँ, भारत की 9वीं, स्वतंत्र भारत की पहले, गणतंत्र भारत की। ये गणतंत्र और स्वतंत्र शब्दावली क्यों डिस्टर्ब कर रही है आपको? क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को,
तो 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत को आप स्वतंत्र भारत कह सकते हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत को क्या कह सकते हो आप? गणतंत्र भारत कह सकते हो। ध्यान रखना, ये थोड़ी सी शब्दावलियों का ध्यान रखना। इसी में लिखो 1951 की इस जनगणना में 14 विषयों को शामिल किया था। कितने? 14 विषय को शामिल किया गया था। जब अगली जो जनगणना होगी उसके जो आंकड़े आएंगे ना, तो आपके माइंड में सेट रहेगा हमें किस कौन कौन से बिंदु पर ध्यान रखना है। काफी बड़ी रिपोर्ट आएगी अपने सामने, वो सरकार के द्वारा जारी की जाएगी, पीडीएफ आएगी सबके पास अपने पास। फिर अपने को देखना होगा इसमें से अपनी जीके के लिए कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है, फिर उनके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, या आप अपने स्तर पे भी उसको अपडेट कर सकते हैं। लिख लिया? देखो मैंने वहां दशक कटवाया ना, वो इसलिए कटवाया था क्योंकि 10 की वृद्धि दर वाला दशक एक अलग आएगा। 1951 हो गया, 1900 अब कौन सा आएगा? 61। 10वें नंबर की होगी 1961 की जनगणना। लिखो अगला, लिखो 1971। अगला कौन सा? 1971। अब आप चाहो, अब ये दोनों के मिक्स आंकड़े हैं, अब चाहो तो इसमें लिख लो, चाहो तो इसमें लिख लो। किसमें लिखोगे भाई? 1961 और 71 के मिक्स आंकड़े हैं। किसमें लिखा बताओ? 71 में लिखा? लिखो 1961 से 71 का दशक भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, आप वैसे लिख सकते हो, वृद्धि वाला दशक था। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई? 61 से 71। फिर उसके बाद में नसबंदी की जाएगी, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी करवाएगी पकड़ पकड़ के। ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या कई बार कुंवारों की भी नसबंदी कर दी थी उस समय, तभी तो फिर उसकी सत्ता गिर गई थी। अब देखो विद्यार्थियों, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा ईयर था, कौन सा दशकीय वर्ष था? 1911 से 21। ध्यान रखना, तो उसको तुलनात्मक दृष्टि से देख लेना आप, ये ज्यादा वाला है वो कम वाला है, लिखिएगा। अब बताओ क्रम के अनुसार भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है? और ये वाली 10वीं। तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं इनके बारे में, लिखो 81 लिखो। नहीं नहीं, इसमें एक एक आंकड़े तो लिख सकते हो आप। 1961 वाली कौन सी है? स्वतंत्र भारत की। अरे स्वतंत्र भारत की, ये लिख लो, उसमें भी स्वतंत्र भारत की दूसरी। और पूरे भारत की 10वीं, वो तो क्रम आ ही रहा है। और ये स्वतंत्र भारत की ये कौन सी है? स्वतंत्र भारत की तीसरी है। और अब जो 12वें नंबर की आएगी वो कब आएगी? 1981 में आएगी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी? इक्यासी वाले में लिखो, ये स्वतंत्र भारत की चौथी जनगणना थी। कई बार आता है 1981 के बारे में कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ऐसा आता है। और भारत की क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? 12वीं। ध्यान रखना, क्रम चल रहा है अपना वैसे ही। देखो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला ईयर कौन सा, मतलब दशक कौन सा था? 61 से 71। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई वो इसमें हुई थी 71 से 81 के बीच में। लिखिएगा, राजस्थान में
81 वाले में लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1971 से 81 था। लिखो, इस दौरान जन्म वृद्धि दर 32.97, कितनी, 32.97% तक पहुंच गई थी। जन्म वृद्धि दर कितनी पहुंच गई थी? 32.97% तक पहुंच गई थी। इसलिए इस दशक को जनसंख्या विस्फोट दशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट दिवस भी कहते हैं, सॉरी दशक 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 भी कहते हैं। राजस्थान 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 1991। कौन सा नंबर आएगा? 13वां नंबर लिख लो। अब बताओ, स्वतंत्र भारत की कौन सी थी बहन जी? लिखो, ये स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। ये स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 5वीं। हाँ बहन जी, क्या नाम? रेणु का, रेणु है ना? हाँ, वैसे कौन सी थी क्रमानुसार भारत की कौन सी है? कहाँ लिखा आपने तेरा? अब लिखोगे। वैसे 13वीं थी, और वैसे कौन सी है? 5वीं। ध्यान रखना, 91 वाली चौथी आएगी। तो फिर लिखो 2001। 2001 अगली 10 साल बाद में 2001 ही आ रहा। तो भारत की तो कौन सी बताओ? भारत की 14वीं, और स्वतंत्र भारत की 6ठी। ध्यान रखना, देखो ये स्वतंत्र भारत की 6ठी जनगणना थी। और कंप्यूटर से जनगणना की गई थी इस समय। लिखिएगा, ये भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। देखो, इस समय जनगणना आयुक्त JL भाटिया था। कौन था? JL भाटिया। हाँ, लिख लिया? पंद्रहवीं लिखो, 2011। तो ये स्वतंत्र भारत की कौन सी हो जाएगी? 7वीं। और पूरे भारत की कौन सी हो जाएगी? 15वीं हो जाएगी। ध्यान रखना। अब जो 2021 के आंकड़े आएंगे, अभी आए नहीं है, 2021 के आएंगे, वो पूरे भारत की तो कौन सी होगी? 16वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी बताओ? 8वीं। तो अभी तक इसके आंकड़े आए नहीं है, ये लिख सकते हो आप। आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लिख लिया? तो देखो 16, अब आएंगे जिसके आंकड़े आएंगे वो 16वीं होंगी टोटल भारत की, और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 8वीं। इसका याद रखना। अब हम जो डिटेल से पढ़ेंगे वो कौन सी वाली पढ़ेंगे बताओ? ये है
2011 के जनगणना के आंकड़े हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि कंप्लीट भारत की तो 15वीं है और वैसे स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 7वीं। ध्यान रखना, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लिखो, जनगणना 2011 में हाँ, जनगणना 2011 में, ये तो एक टेबल बनवाई थी वैसे बीच में ना। जनगणना 2011 में 79 विषय 79 विषय शामिल किए गए थे। 79 विषय शामिल किए गए थे। कितने? 79 विषय शामिल किए गए थे। लिखो, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई थी। देख लिया? और इस जनगणना की अधिसूचना 28 मार्च को होगी थी, है ना? 28 मार्च 2009 को एक अधिसूचना निकाली थी कि भाई 2011 की क्या करनी है अपने को, जनगणना करनी है। ध्यान रखना, 2009 में ही अधिसूचना निकाल दी थी। अधिसूचना पहले जारी होती है, फिर बाद में जनगणना की जाती है। और जनगणना प्रारंभ कब से कर दिया कर्मचारियों ने काम करना चालू कब से कर दिया था? 1 अप्रैल 2011 से चालू कर दिया था। ध्यान, अरे जनगणना 2011 से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक अधिसूचना जारी करी केंद्र सरकार के द्वारा। वो कब जारी हुई थी? 28 मार्च 2009 को। अब 2021 के आंकड़े आने से पहले ही इनको नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके इनको काम कर देना चाहिए था, लेकिन उस समय आपको पता है कोरोना जैसी महामारी वगैरह चल रही थी, तो सरकार थोड़ा पिछड़ गई, और पिछड़ने के बाद में इतनी ज़्यादा पिछड़ गई कि अभी 2025 तक ये काम नहीं करवाया गया है। देख लिया? लिखो, 2011 की जनगणना का कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 2 चरणों में पूरा हुआ था। दो चरणों में पूरा हुआ था। लिखो, प्रथम चरण प्रथम चरण ऐसे चरण लिखने की जरूरत नहीं आपको, 2 चरण लिख लो, प्रथम चरण और द्वितीय चरण तय लिख लो आप। तो 2 चरणों में पूरा हुआ था। पहली जातिगत जनगणना शुरू कब हुई थी? और दूसरी जातिगत जनगणना 2011। लिखो, पहली भारत की पहली जातिगत जनगणना 2000 सॉरी भारत की पहली जातिगत जनगणना 1931 में हुई, दूसरी 2011 में हुई। लिखो, इस जनगणना में पहली बार घरों की भी गणना की गई। कौन सी में? हाँ, 2011 में। लिखो, इस जनगणना में पहली बार घरों की भी गणना की गई। लिखो, देखो विद्यार्थियों, 30 अप्रैल 2013 को 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े आए थे। मतलब 2011 की जो जनगणना थी ना, उसके अंतिम आंकड़े कब आए थे? 30 अप्रैल 2013 को। तो लिखो, इस जनगणना के अंतिम आंकड़े
कौन सी के, या लिख लो आप तो कोई दिक्कत नहीं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित हुए। तीस अप्रैल 2013 लिख लिया। और ये इसका लोगो था, देख लेना आपके हिसाब से। भारत की जनगणना लिख के इस टाइप से, इसका क्या था, ये लोगो था, ध्यान रखना। लोगो बना लेना अपने स्तर पे, ये नेट से डाउनलोड करके चिपका लेना जैसे भी चिपकाना चाहते हो। थीम लिखो इसकी, थीम 2011 की जो जनगणना थी ना, उसकी थीम 2011 की जनगणना की थीम लिखो, राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए, राज्य की जनगणना कौमा राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा कौमा राज्य के लिए। लिख लिया। इस जनगणना का स्लोगन लिख लो, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। स्लोगन लिख लो इसका, मेरी जनगणना मेरा अधिकार, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। देखो मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि आप जब 2021 के आंकड़े आएंगे तब उनको लिखोगे तो उसमें स्लोगन भी लिखोगे, थीम भी लिखोगे, लोगो भी चेक करोगे कि भाई इस वाले का लोगो क्या है, क्योंकि इससे तुलनात्मक देखोगे ना आप वहां पर, और इसके आंकड़े आपको याद रहेंगे, तभी तो आप तुलना, अब आने वाले जो एग्जाम में बनेंगे ना 2011 और 2021 के जो तुलनात्मक आंकड़े हैं ना, उनके सवाल बनेंगे फिर 2011 में क्या था, इसमें क्या है। जैसे कोई कह देगा साक्षरता वृद्धि दर उस समय इतनी थी तो अब कितनी है, करंट से रिलेटेड करेगा उसको पूरा, करंट और स्टैटिक पॉइंट दोनों। तो स्टैटिक पॉइंट कौन से रहेंगे, ये सारे, ये सामान्य जानकारी, और उसके अलावा 2011 के जो जनगणना के आंकड़े वो स्टैटिक पॉइंट बन जाएंगे सब। ही लिखो, 2011 की जनगणना का लोगो, एक मिनट, लोगो तो लिख लिया ना आपने, हाँ लिखो, इसका शुभंकर भी लिख लो, बना लेना, बनाना ही पड़ेगा, उसमें क्या है, बना लेना है, चिपका लेना मेरी तरह, शुभंकर प्रगणन शिक्षिका। लिखिएगा, 2011 की जनगणना का लोगो और शुभंकर श्री पंडार बिंदा रथ के द्वारा तैयार किया गया। श्री पंडार बिंदा रथ के द्वारा तैयार किया गया। तो इसका लोगो तो मैंने आपको बता ही दिया, बताया ना लोगो, ये वाला लोगो, एक तो ये लोगो, और उसके अलावा अरे इस शुभंकर परगणक शिक्षिका होती है ना, स्कूल में दर्शाते रहते, वो शिक्षिका पढ़ाती रहती है वो वाला, तो परगणक शिक्षिका, ये दोनों शुभंकर और लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया था, श्री पंडार बिंदा रथ के द्वारा तैयार किया गया था। देख लिया। अब 2011 की जो जनगणना हुई उसका कुल खर्च मात्र 2200 करोड़ रुपए आया था। 2200 करोड़ रुपए, लिखो, 2011 की जनगणना का कुल खर्च
2200 करोड़ रुपए आया था, 2200 करोड़ रुपए। यानी कि ये जो खर्चा पड़ा 18.19 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा। मतलब एक व्यक्ति की जनगणना करने में कितना रुपए खर्च हुआ? 18 रुपए और 19 पैसे। लिखिएगा, अर्थात प्रति व्यक्ति खर्च 18.19 रुपए आया। कितने आया था? 18.19 रुपए आया। लिख लिया? लिखो, 11 मई 2000 को, हाँ अलग से, 11 मई 2000 को भारत के, ये भारत का 1 अरबवां, एक अरबवां बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम आस्था था। क्या था? आस्था। लिख लिया? नाम क्या था? आस्था। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार तीस अक्टूबर 2011 को, 30 अक्टूबर 2011 में 11:58 पर, हैं? रात वाले बजेंगे ना, सुबह वाले बजेंगे। पीएम तो पीएम पीएम, तभी तो फिर दूसरा दिन चेंज हो जाएगा लास्ट समय। 11:58 यानी पीएम पे, रात्रि के 11:58 लिख लो आप तो, है ना? 11:58 पीएम पर विश्व की जनसंख्या में 7 अरबवां, कौन सा? 7 अरबवां बच्ची के रूप में जन्म लिया। 7 अरबवीं बच्ची का जन्म हुआ, और इसका जन्म हुआ विद्यार्थियों मनीला में। कहां पर हुआ बच्चे का जन्म? मनीला। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी, ध्यान रखना, फिलीपींस। फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला की राजधानी में एक बच्ची का जन्म हुआ, जो विश्व की 7 अरबवीं नंबर की बच्ची थी, ध्यान रखना। इसका नाम डेनिका में कमाचो, डेनिका में कमाचो था। क्या नाम रखा गया? डेनिका में कमाचो। लिख लिया विद्यार्थियों? ये रिपोर्ट किसके अनुसार है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत में एक एनजीओ काम करता है विद्यार्थियों की रिपोर्ट के अनुसार, देख लो, देखो, एक एनजीओ
प्लान इंडिया, प्लान इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक एनजीओ प्लान इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 7 अरबी बच्ची का जन्म भारत में हुआ। कहां पर हुआ? विश्व की 7 अरबी बच्ची थी ना, 7 अरबी बच्ची, अरब, जन्म कहां हुआ? भारत में। विश्व की जनसंख्या के अनुसार बता रहा हूं, भारत में नहीं इतनी जनसंख्या। भारत में तो कितनी है? 1 अरब और कुछ है भारत में हुआ। तो भारत में कहां हुआ? लखनऊ में। कहां हुआ? लखनऊ। और लखनऊ कहां पड़ता है? यूपी में। और इस बच्ची का नाम क्या रखा था? नरगिस, जिसका नाम नरगिस है। लिख लिए? हाँ, क्या नाम है? कौन नया बच्चा है उधर? एनजीओ का पूरा नाम बताओ। एनजीओ होता है ना, एनजीओ, एनजीओ फुल फॉर्म नहीं पता? किसको आता है एनजीओ का पूरा नाम? बताओ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। याद रखा करो, दोबारा नहीं बताऊंगा। एनजीओ गैर सरकारी संगठन। देखो, 2011 की जनसंख्या में या जनगणना में लिखो, 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल किए गए थे? भारत के कितने जिले शामिल किए गए? 640। भारत के कितने जिले? 640 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान के 33 जिला शामिल है। तो 2011 में जो जनगणना हुई उसमें कितने जिलों को शामिल किया था? 640 जिलों को शामिल किया था। भारत में उस समय कितने जिले थे? 640 थे। है? जो भी जनगणना जहां हुई, लेकिन जो जिले शामिल किए उस जिलों के अनुसार कौन सा किया गया? 640 जिलों को शामिल किया गया था। उसमें राजस्थान के 33 जिले शामिल है, जबकि 2001 की जनगणना में 593 जिले शामिल थे। भारत के टोटल कितने थे 2011 की जनगणना में? 2001 में कितने थे? 593, और 2011 में 640। तो दोनों में अगर हम अंतर निकालें तो कितना अंतर आ रहा भाई? तो 47 जिले इस बार शामिल किए गए थे, जो कि पिछली बार शामिल नहीं थे, है ना। और अब तो और भी आंकड़े अलग हो जाएंगे 2021 में। लेकिन क्या 2021 में राजस्थान के 41 या 50 जिले जो बनाए गए थे, क्या ये बन गए थे? नहीं बने थे। तो 2021 तक भी कितने जिले शामिल किए जाएंगे बताओ? 33 शामिल किए जाएंगे, ध्यान रखना। तो आंकड़े किसके आने वाले हैं? 33 के। फिर बाकी का क्या होगा? फिर गड़बड़ होगा ना कुछ ना कुछ। या फिर हो सकता है, देखते हैं क्या क्या आंकड़े निकल के आते हैं। बाकी देखो, आंकड़े तो 2011 तक के आएंगे, 2021 तक के आएंगे ना। ये थोड़ी कि भाई अगर ये जनसंख्या लेट हो रही है, मतलब ये जनगणना लेट हो रही है, तो इसमें 2025 वालों को भी शामिल कर लेंगे, 26 को भी शामिल कर लेंगे। इनको शामिल थोड़ी करेंगे, इसमें तो पुराने आंकड़े उठाएंगे। तो आपके जो नए जिले बने हैं उनका कहीं भी कोई नंबर नहीं आने वाला, मुझे तो नहीं लगता उनका नाम आएगा। फिर देखो, अगर कोई सरकार कोई कह दे कि भाई हम इस बार 10 साल में नहीं करा के 15 साल में कराएंगे, 20 साल में कराएंगे, अगर इनसे साल 2 साल में नहीं हुआ ना, तो यही कहने वाले हैं कि अब की बार जो जनगणना होगी वो 20 साल में एक बार होगी। पहले 10 साल में करवा रहे हैं ना हम, अब की बार कितने में कराएंगे? 20 में। क्योंकि देखो, ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है, केंद्र सरकार है, पूरा उसके हाथ में है। और इससे पहले
योजना आयोग हुआ करता था, जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में योजनाएं लेकर आते थे। पंचवर्षीय योजनाएं आती थी ना उस समय, 12 पंचवर्षीय योजना आई टोटल। और उसके बाद में इन्होंने कहा हम पंचवर्ष योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग लेकर आ रहे हैं। कौन सा? नीति आयोग लेकर आगे विद्यार्थी। तो अब ये कर सकते हैं चेंज, और मुझे ऐसा लग रहा है सही हो सकता है, चेंज करने की मंशा हो, बदलाव है जैसा है। चलो, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली, और बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी नहीं तो। धन्यवाद।